जागो जागो सुबह हुई, अब कश्मीर की बारी है। 18 जनवरी 1991 को फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन दिया। कश्मीरियों के लिए प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज लॉन्च किया गया था। 1080 करोड़ का था। वैसे तो रोहिंग्या म्यांमार से आकर कश्मीर में आ चुके हैं और इस मूवी को आने से पहले भी कुछ इस पे सीन डिलीट किए गए। नमस्कार दोस्तों, जब तक किसी चीज़ पर मूवी ना बने उस पर चर्चा ही नहीं होती है। मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर में हुए जेनोसाइड के बारे में। आप देखेंगे जब से मूवी बनी है उसी उसी पर चर्चा हो रही है और आज तक बहुत कम बार हमने देखा होगा कश्मीर में हुए जेनोसाइड के बारे में कुछ चर्चा भी हुई, लेकिन बताया कुछ ऐसा नहीं गया वीडियोज के थ्रू या किसी भी थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू। मैं आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले भी और बाद में भी, ऐसा नहीं है 91 में ही हुआ, उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है और उससे बाद में भी बहुत कुछ हुआ है। मैं 1947 में आप देखेंगे तो जहाँ 15% कश्मीर में हिंदू हुआ करते थे, वहीं 1981 में केवल 5% कश्मीर में हिंदू बचे। मैं कश्मीर में 91 को समझाने के लिए मैं 1984 से बात करना चाहूँगा। 84 में JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादी मकबूल भट्ट को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। 1986 का दौर आता है। इसके बाद वो दौर जब सत्ता पलट होने लगी जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर मोहम्मद शाह ने अपने चाचा फारूक अब्दुल्ला को सत्ता से हटाया और खुद CM बन गए। मोहम्मद शाह ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए जम्मू में न्यू सेक्रेटेरिएट एरिया में एक प्राचीन मंदिर को गिराकर एक मस्जिद बनाना चाहा। इससे कश्मीरी पंडितों ने जब इसका विरोध किया, दंगे हुए, तो वहाँ पर पंडितों की हत्याएं की गई। 1986 का ही वो दौर था जहाँ राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खोलकर हिंदुओं को पूजा स्थल पर पूजा करने के लिए बोल दिया था। उसका इफेक्ट यहाँ भी हुआ और कश्मीरियों की जो जायदाद थी, जो मंदिर थे, उन पर अत्याचार हुए, उन पर आक्रमण हुआ। इसके बाद मैं आऊँगा 1989 का दौर जहाँ हाई प्रोफाइल लोगों की हत्याएं होने लगी और न्यूज़पेपर में भी खुलेआम इनको धमकी दी जाने लगी। मैं आफ्ताब न्यूज़पेपर के बारे में बताऊंगा जो हिजाब मुजाहिदीन द्वारा इशू किया जाता था। उसके अंदर ये बोला गया 1989 में कि भारत में कश्मीर के लिए उत्तराधिकार और कश्मीरी पंडितों के प्रवेश के लिए जिहाद। यही एक दूसरा न्यूज़पेपर अल सफ़ा ने भी ये लाइनें छपी। इसके बाद वहाँ पर ये बोला गया कि आपकी जो क्लॉक है उसको पाकिस्तान टाइम के अनुसार सेट करो, सिनेमाओं को बंद कीजिए और कश्मीर में इस्लामिक ड्रेस कोड को बोला गया। यह वह दौर था जब सरकार शब्द से भी कश्मीर में ग्रहणा की जाने लगी और उसी समय केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती सईद की बेटी रूबिया सईद को किडनैप कर लिया गया और उसको छोड़ने के बदले आतंकवादियों को छोड़ने की बात की गई। इसमें पाकिस्तानी आतंकवादी थे 2, उनको छोड़कर 5 आतंकवादियों को छोड़ा गया और उसके बदले रूबिया सईद को छुड़वाया गया। इसमें इस समय प्रशासन बिल्कुल डर की चपेट में आ गया था और नारे लगने लगे थे और बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोगों की हत्याएं करके एक डर का माहौल बनाया गया। उसमें उसके अंदर प्रेमनाथ का नाम आता है जो एक लॉयर थे और जर्नलिस्ट भी थे। उसके बाद टीकालाल टपलू का नाम आता है जिनके हत्या के बाद 300 हिंदू की हत्या की गई ऐसा कहा जाता है। और एक जिन्होंने मकबूल भट्ट को सज़ा सुनाई थी उनकी भी हत्या कर दी गई जज की। और उसके बाद सतीश टीकू जो सोशल वर्कर थे उनकी हत्या की गई। सर्बानंद कोल जो एक कवि थे उनकी भी हत्या की गई और हृदयनाथ वांचू जिनकी आसिफ हुसैन द्वारा हत्या की गई, जो एक यूनियन ट्रेड लीडर और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। उस समय एक आतंकवादी जो पकड़े गए, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने हमारा ब्रेन वॉश करके हमको बोला कि आप वहाँ पर लोगों को लो अपने साथ और फिर पाकिस्तान वहाँ से अटैक करेगा, ऐसा उन्होंने इनको बोल रखा था और उनको कश्मीरियों को ऐसे ट्रेंड करता था। उस समय ये वही दौर है जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से वापस लौट रहा था, तो वहाँ एक नारा लगना स्टार्ट हुआ था कश्मीर में, जागो जागो सुबह हुई, अब कश्मीर की बारी है, हिंद पर लर्जन तारे, अब कश्मीर की बारी है। अब कश्मीर में वो दौर आ चुका था जहाँ सरकारें भी कुछ नहीं कर पा रही थी और बस सब कुछ लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया गया था। वहाँ पर किस तरीके के नारे लगने लगे ये आपको मैं बताता हूँ। वहाँ पर नारे लगने लगे, मैं जिंदा हूँ आज़ादी, मैं मर भी गया आज़ादी, मैं कफन पर लिखूँ आज़ादी, वन सोल्यूशन गन सोल्यूशन। लोगों को समझाया जाने लगा कि पाकिस्तान हमारा है, भारत नहीं। वहीं एक तरफ तो नारे लग रहे थे और दूसरी तरफ कश्मीरियों पर एक योजनाबद्ध तरीके से ये देखा जा रहा था उनका घर कौन सा है और उनको चिन्हित किया जा रहा था। ब्रॉडकास्टिंग, जिहादी उपदेश और खून से लथपथ होकर क्रांतिकारी उपदेश और पंडितों को नियमित धमकी देना एक नियम सा बन गया था। वो 3 चॉइस दी गई, रिलाइव, टी सालिव या गालिव। इसका मतलब था लिव द इस्लाम, लिव द पैलेस और पेरिस।
हजारों युवक युवतियां सड़कों पर चिल्ला रहे थे, डेथ टू इंडिया एंड डेथ टू काफिर। काफिर शब्द एक्चुअली पंडितों को काफिर कहा जाने लग गया था, और इन सबको पंडितों की दीवारों पे आप लिखा हुआ देख सकते थे। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज में भी रेप शब्द फ्लोर्स पर लिखा जाने लगा। कुछ डेट्स देखते हैं, उनको देखकर लगता है कि कश्मीर की राजनीतिक व्यवस्था को पता था कि क्या होने वाला है। इसीलिए 2 दिसंबर 1990 को बनी सेंट्रल में वीके सिंह की गवर्नमेंट 18 जनवरी 1991 को फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन दिया और 19 तारीख को राज्यपाल ने संभाला। फुल नाइट नारे चल रहे थे, मस्जिदों में भी नारे चल रहे थे। जो मस्जिदें थी वो भी जिहादियों के पास थी, कहते हैं आज भी है, और पहले तक बहुत ज़्यादा थी। नारे चल रहे थे, कश्मीर में रहना है तो अल्लाह ओ अकबर कहना है। यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफ़ा। निजाम मुस्तफ़ा मतलब रूल ऑफ शरिया। ऐसी गच्ची पाकिस्तान बताओ रोजते बताने उसाने। इसका मतलब था हम हिंदू लड़कियों के साथ पाकिस्तान चाहते हैं, लेकिन बिना आदमियों के। वो एक ऐसा समय था जब कश्मीरियों की खुलेआम हत्याएं हो रही थी, उनके सामूहिक बलात्कार हो रहे थे। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज़ के फ्लोर्स और दीवारों पर भी रेप शब्द का इस्तेमाल होने लगा था। मैं आपके सामने एक दो लोगों के बारे में बताऊंगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस समय क्या हालात थे। मैं बात करूंगा एक नर्स की, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है। एक लड़की थी, उस सामूहिक रेप किया जाता है, उसके बाद उसको आरा मशीन से काट दिया जाता है। मैं एक शिक्षिका के बारे में बताऊंगा, जब वह पढ़ा के घर आती है तो बहुत सारे लोग उसके साथ रेप कर चुके होते हैं। आज तक एक चीज़ समझ नहीं आई है, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार सब चुप थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समन जारी क्यों नहीं किया, ये आज तक समझ नहीं आया है। वैसे एक बार कश्मीरी पंडितों ने वहाँ पर जब याचिका दायर की तो वो खारिज कर दी गई थी। वैसे कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार यहीं नहीं रुका, आगे भी होता रहा। 97 में 7 कश्मीरी पंडित मारे गए। जनवरी 98 में 23 कश्मीरी पंडितों को मारा गया, जिसमें बच्चे और लेडीजें भी शामिल थी। उसके बाद मार्च 2005 में 24 कश्मीरी पंडितों को मारा गया नंदीग्राम में। वैसे आज तक इसके लिए एक्सीडस शब्द का प्रयोग किया गया। मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स देखे, उनके एडिटोरियल्स देख पढ़े, लेकिन उनमें एक्सीडस शब्द का ही यूज किया गया। जब से मूवी आई है तब जाके इसके अंदर जेनोसाइड शब्द का यूज किया जाने लगा इसके साथ। मैं यदि गवर्नमेंट की भी बात करूं, 11 जून 1999 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसको जेनोसाइड माना। मतलब आप देखिए कितने साल गवर्नमेंट ने ये मानने में लगा दिए कि जेनोसाइड है या एक्सीडस है। और आप देख सकते हैं कि पंडितों का किस तरह मजाक बनाया जा रहा था। 97 में जब अब्दुल्ला सरकार बनी तो अनुच्छेद 2 में चेंज करके माइग्रेट की नई परिभाषा इन्होंने दी। अब मैं आपको बताऊंगा सरकार की रिपोर्ट्स क्या कहती है। 2005 में रिफ्यूजी कैंप्स जम्मू में 3 लाख कश्मीरी पंडित थे। उनकी डॉक्टरों ने जब सर्वे किया तो पता चला बीमारी के कारण यहाँ पर जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है और बर्थ रेट है वो कम है। कश्मीरियों के लिए प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज लॉन्च किया गया था, 1080 करोड़ का था। वहीं बीजेपी ने कहा कि पिछले 5 साल में हमने 2014 से मैं बात कर रहा हूँ, अगले 5 सालों बाद इन्होंने जो रिपोर्ट पेश करी उसमें कहा कि हमने 110 कश्मीरी पंडित फैमिलीज वहाँ बसाई है। लेकिन जब हम कश्मीर संघर्ष समिति की रिपोर्ट देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 800 कश्मीरी ही वहाँ प्रेजेंट टाइम में फैमिलीज रहते, और इसके अकॉर्डिंग 75,343 लोगों ने 1990 में कश्मीर को छोड़ा, और 1990 से 92 में 70,000 लोगों ने कश्मीर को छोड़ा। वैसे 2008 में जो सरकार ने रिपोर्ट पेश करी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने केवल एक फैमिली ही कश्मीर लौटी, और उन्होंने 1466 पोस्ट कश्मीरी पंडितों के लिए निकाली, और जो उन्होंने घर बनाए वो 469 बनाए। वैसे आज भी कश्मीरी पंडित के तौर पर अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना चाहते हैं। आप देखेंगे लाखों लोगों ने वहाँ से बाहर निकले। वैसे पार्लियामेंट में कहा गया है कि 62,000 केवल रजिस्टर्ड कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स हैं। इनमें से 40,000 जम्मू में है और दिल्ली में, उसके बाद अदर एरिया में है। वैसे डर का बात आप इसी अंदाजे से लगा रहे हैं कि कितने कम लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, रजिस्टर्ड करने से गवर्नमेंट कुछ सुविधाएं देती है वो इनको मिलेंगी, लेकिन इसमें केवल बिल्कुल जो गरीब है वही रजिस्टर्ड कर रहे हैं। वैसे गवर्नमेंट ने 4 से 5,000 लास्ट दशक में घर भी वहाँ 2-2 रूम के घर बनाए हैं जिनको जगती बोला करते। वैसे तो रोहिंग्या म्यांमार से आकर कश्मीर में आ चुके हैं और वो सुरक्षित रह रहे हैं, लेकिन जब बात कश्मीरी पंडितों की आती है तो सरकार इतने सालों बाद भी उनको वहाँ नहीं ले जा पाई है। मैं गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट बताता हूँ जिसके तहत 40,000 रोहिंग्या मुस्लिम इलीगल रूप से भारत में हैं। अब उसमें वो कश्मीर तक भी है, 10,000 तो जम्मू में ही है। भारत में कोई बाहर के देश से आए हुए व्यक्ति यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं,
लेकिन कश्मीरी पंडित आज तक अपने आप को रजिस्टर्ड करने पर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। अभी जो मूवी जेनोसाइड के ऊपर आई है, उसके जो अभिनेता हैं, जो कलाकार हैं, उनको भी जान से मारने की धमकियाँ आने लग गई है। यहाँ तक अग्निहोत्री जी के लिए पता चला अभी उनके लिए सुरक्षा दी गई है। इस मूवी को आने से पहले भी कुछ इस पे सीन डिलीट किए गए, जैसे इस्लामिक टेररिस्ट शब्द हुआ, राष्ट्रध्वज का जमीन पर गिरना, पूर्व प्रधानमंत्री की फोटो किसी टेररिस्ट के घर के अंदर, टेलीविजन चैनल का लोगो हटाना जिसके अंदर यूनिवर्सिटी के फ्लोर पर और दीवार पर रेप शब्द लिखा हुआ था, डिस्को सीएम शब्द हटाना, और कश्मीरी जो पंडित है उनके साथ जो गाली गलौज या जो शब्द का यूज किया गया उनको हटाना, और जेएनयू शब्द की जगह एएनयू शब्द करना। आप देखेंगे कि ये सीन डिलीट किए गए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।